able to finish? From the 8th question. Can you read out that question, because I don't have the paper right now? The uncertainty in position of an electron mass is equals to 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. Moving with the velocity 300 meter per second, accurate up to 0.001% will be. हाँ तो बेटा बस इसमें ये होता है, जब भी तुम्हारे पास ऐसे आ जाए ना एक्यूरेट अप टू, मतलब 300 मीटर्स पर सेकेंड में तुमसे 99% एरर होगी, और एक्यूरेसी रेट कितना होगा? सॉरी, वेलोसिटी के लिए था 0.001%. Yes. What do you mean by 0.001%? 1% का मतलब per 100 इतनी accuracy होती है. तो what will be the uncertainty in velocity? Can you calculate now? Yes, ma'am. The uncertainty in velocity. Yes, ma'am. ठीक है. Uncertainty in velocity is given to you. They are asking you to calculate the uncertainty in position. What is the Heisenberg uncertainty principle? This delta x delta p by. Yes, h upon 4 pi. Now can you solve the further thing? Yes, ma'am. Can I leave it? तो जब भी uncertainty है, accuracy up to ये percentage में दिया हो तो उसको multiply करना है. ठीक है? Yes, ma'am. मैम हाँ मैम क्वेश्चन में 1.001% एक्यूरेट दिया था, इसका मतलब 99.99% हुआ ना अनसर्टेनिटी. अच्छा, accurate Yes, up to ma'am. लिखा हुआ है, sorry my mistake. मैम वैसे आंसर नहीं आ रहा था. किससे? मैम 99.99 करने पे आंसर नहीं मैच कर रहा है. मैम जो ओरिजिनल क्वेश्चन था उसमें यहाँ पहले होता था कि अनसर्टेनिटी इज दिस मच पर. अब क्वेश्चन में दिया एक्यूरेट दिस मच. हाँ. तो फिर मैम आंसर ये 1.92 नहीं आएगा. अच्छा, तो मुझे एक बारी क्वेश्चन नंबर व्हाट्सएप करो, मैं क्रॉस चेक करवाती हूँ. अगर आंसर्स में चेंजेस हो सकते हैं तो फिर आई विल मेक इट डू इट. ओके मैम एक्यूरेट अप टू का मतलब क्या होता है? क्या उसमें एरर मतलब? एक्यूरेट अप टू का मतलब मैम जिस इसमें लिखा था मतलब मैम 0.001% एक्यूरेट है, मतलब 99.999% इनएक्यूरेट हुआ ना. यस मैम. बेटा एक्यूरेट अप टू का मतलब यही हुआ ना बेटा, कि इतनी अनसर्टेनिटी है उसके अंदर. मैम मतलब एरर की वैल्यू ही होगी. यस, एरर की वैल्यू दी हुई है तुम्हें. ठीक है, एरर की वैल्यू दी हुई है तो एरर की वैल्यू ही तो मल्टीप्लाई करते हैं. मैम वो तो बोल रहा है कि इतना एक्यूरेट है, मतलब तो बाकी बचा उसमें वो अनसर्टेन है, इसमें तो सर्टेन है ना. मैम यस मैम जैसे स्केल में 1 सेंटीमीटर एक्यूरेसी दे रखी होती है तो उसका मतलब होता है कि उसमें एरर 1 सेंटीमीटर तक हो सकता है, तो वैसे इसमें भी है. मैम लेकिन 99 लेंगे ना हम लोग. हाँ 99 बोलेंगे. मैंने ध्यान नहीं दिया था, मैंने सुना नहीं था क्वेश्चन को ठीक से, तो आई थॉट इट इज यू आर टेलिंग मी अबाउट अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी. बट इफ यू आर टेलिंग मी इट्स इन द क्वेश्चन, इफ इट इज रिटन एक्यूरेसी, सो देन यू विल गो फॉर. Ma'am, in question it is written accurate up to 0.001%. Yes, ma'am. Uncertainty will be 99.999%. नहीं बेटा, तुम गलत समझ रहे हो क्वेश्चन. देखो अनसर्टन तो कुछ भी हो सकता है, अनसर्टन तो कुछ भी हो सकता है, बट व्हेन दे आर सेइंग, और हम क्या करते हैं, मिनिमम एरर लेते हैं ना. अदरवाइज अनसर्टन तो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा ना. अनसर्टेन तो ग्रेटर देन इक्वल टू सिंबल होता है ना, और हम मिनिमम एरर लेते हैं. तो जब वो हमें बोल रहे हैं कि एक्यूरेट अप टू दिस मच है, तो व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी? नाउ टेल मी. हम मिनिमम एरर ले रहे हैं ना, मतलब हम जब 300 कर रहे हैं तो हमसे मिस्टेक होगी, लेकिन मिनिमम मिस्टेक कितनी होगी? 0.001% होगी. कैन यू गेट इट नाउ? Okay. कैन यू इंटरप्रेट द क्वेश्चन नाउ? Yes, ma'am. ठीक है, हम क्योंकि मिनिमम एरर ले रहे हैं ना, एरर करने का स्कोप तो मैक्सिमम इनफाइनाइट है, बट सिंस वी आर टेकिंग द मिनिमम एरर, मतलब वी आर टेकिंग कि हमारी एक्यूरेसी परफेक्ट है, तो हमारी एक्यूरेसी परफेक्ट है, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से, तुम्हारे हिसाब से कितनी एक्यूरेसी आएगी इफ यू आर सेइंग इट इज 0.01%? मैम मतलब अनसर्टेनिटी 99%. यस, अनसर्टेनिटी कैन बी एनीथिंग ना. See, what is the uncertainty principle? Delta x into delta p is greater than equal to h upon 4 pi. यही होती है ना.
बट हम Yes, ma'am. इक्वल टू लगा रहे हैं ना, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट मिनिमम एक्यूरेसी, सॉरी मिनिमम एरर। जब हमसे एरर होने के चांसेस मिनिमम हो या जितना हमारा स्केलिंग है वो एकदम एक्यूरेट होना चाहिए, तो उसके हिसाब से क्या आएगा? नाउ डिड यू गेट द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन? यस मैम। ठीक है, ओके। नाउ देयर इज अनदर क्वेश्चन, ये डीजेनरेसी से रिलेटेड है। देयर वाज अ क्वेश्चन इन व्हिच इट वाज सेइंग फॉर एन हाइड्रोजन एटम क्या होगा, 3s 3p 3d का एनर्जी लेवल सेम रहता है कि नहीं रहता है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, देखो तुमने जो डाउट भेजा है बेटा, प्लीज जब भी डाउट भेजो तो अपना नाम भी लिखो, हु इज इट, अदरवाइज आई विल नॉट कंटिन्यू फर्दर। श्रेयस, so see श्रेयस, when we did in degeneracy वाली क्लास में जाओ तो हमने पढ़ा था degeneracy दो तरीके की होती है, एक होती है फॉर वन इलेक्ट्रॉन स्पीशी। तो जब तुम हाइड्रोजन टाइप की स्पीशी के क्वेश्चंस कर रहे थे तो याद करो, व्हाट वाज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, व्हाट वाज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट श्रेयस? यू यूज्ड टू से ना सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन गया, irrespective of the fact that 2s में गया या 2p में गया, याद आया? यस मैम, यस मैम। ठीक है, तो irrespective of the fact कि 2s में गया है 2p में गया है। Similarly, when it was second excited state तो तुम क्या करते थे, n is equal to 3 लिखते थे कि नहीं? यस मैम। Irrespective of the fact that it is in 3s or 3p or 3d. But if it is a multi-electron species, क्योंकि multi-electron species पे ही Aufbau चलता है, ठीक है, then we will follow what? Aufbau principle, and here 1s will have lower energy than 2s, then 2p, then 3s, then 3p, and then 3d. So Yes. अगर हमारे पास जैसे हमें क्वेश्चन दिया गया था हीलियम आयन दिया जाए या हाइड्राइड आयन दिया जाए, तो अगर हमसे बोला जाएगा व्हाट इज द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, so this becomes the first excited state. 2s orbital becomes the 2s subshell becomes the first excited state. Did you follow now? यस मैम। For helium atom multi-electron species आ गई, so what will be the first excited state? You will not say second orbit, you will say 2s shell. Second excited state क्या हो जाएगी? 2p subshell. Third excited state क्या हो जाएगी? 3s subshell. और यहाँ पे देखो third excited state क्या हो जाएगी? n is equal to 4. Now did you get the difference? Yes, ma'am. ठीक है, तो शायद तुम भूल गए थे, that's why you did maybe wrong. Okay? यस मैम, अंडरस्टूड। Okay, next, anything else? No, I had sent you the 9th question also, ma'am. You have sent me another question, let me check. May I speak the question, ma'am, with WhatsApp? I'm ma'am? just reading the 9th question. The ionization enthalpy is this, from n is equal to 1 to n is equal to 2. इसमें क्या प्रॉब्लम आया बेटा? Ma'am, पर इसका मोल दिया था, na मल्टीप्लाई किया था क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, एवोगाड्रोस नंबर मल्टीप्लाई किया था? Yes, ma'am. इसकी वैल्यू 7. Yes, ma'am. किया था या नहीं किया था? नहीं मैम, वो छूट गया मैम, NA छूट गया। तभी तो नहीं आ रहा था, देखो ऑप्शन से पर मोल लिखा है कि नहीं? Yes, ma'am. अब गड़बड़ समझ में आ गई अपनी? Yes, ma'am. अभी अपना नाम भी लिख के देना, ठीक है? कमिंग टू Yes. सूर्यांश, ओके। सूर्यांश, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू दिस मच द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कैपेबल ऑफ, फिर से देखो तुमने जो गड़बड़ करी होगी, जो एनर्जी दी हुई है वो पर मोल के लिए दी हुई है और वो 1 एटम ऑफ क्लोरीन को तोड़ने की बात कर रहे हैं। श्रेयांश, सॉरी सूर्यांश, आर यू गेटिंग इट? Yes. ठीक है, तो हमें जो एनर्जी दी हुई है ना क्लोरीन मॉलिक्यूल की, पहले उसमें से 1 एटम की निकालो, फिर वो जो 1 एटम की एनर्जी होगी उसको hc/λ कर दो, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मिल जाएगी। कर पाओगे सूर्यांश? Yes, ma'am. Ishant, your doubt. Lifetime of molecules in the excited state are often measured by using pulse radiations in the duration, namely in the nanoseconds range. If the radiation sources has a duration of 2 nanoseconds and the number of photons emitted during the pulse source, हाँ तो ठीक है ना बेटा, टाइम दे दिया गया है और नंबर ऑफ फोटॉन्स दे दिए गए हैं, 2.5 into 10 raised to the power 15. The number of photons emitted during the pulse source
So duration of 1 minute. Lifetime of molecules in the excited state are often measured by using pulsated radiation during the duration nearly in nanosecond range. ठीक है. If the radiation has a duration of this and pulse source has, एक तो पहली बात ये है ना, ये क्वेश्चन नंबर ये दिया हुआ है, ये इतना है, तो टोटल एनर्जी हाउ डू यू फाइंड? टोटल एनर्जी हाउ डू यू फाइंड? टोटल एनर्जी कैसे बताया था बेटा? नंबर ऑफ फोटॉन्स इनटू एनर्जी ऑफ वन फोटॉन. यस मैम। याद आया? तो बस यही वाला लगाना है, नंबर ऑफ फोटॉन इनटू एनर्जी ऑफ वन फोटॉन. लेकिन ये क्वेश्चन ना मुझे कुछ इनकम्प्लीट लग रहा है. नंबर ऑफ एनर्जी Yes, ऑफ ma'am. वन फोटॉन, इसमें फोटॉन का वेवलेंथ या कुछ इंफॉर्मेशन गिवन होना चाहिए, क्योंकि आई नो द नंबर ऑफ फोटॉन, आई नो द टाइम, बट आई डोंट नो द वैल्यूज फॉर लैम्डा और फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटॉन. इट इजंट इट मिसिंग? Yes, ma'am. ठीक है, तो इसलिए एक क्वेश्चन इनकम्प्लीट है. Is it fine? Ishant, Yes. is it fine now? Ishant, is it fine? Shall we move Yes, further? Okay. Lavish, your doubt. So the question is something like, if the kinetic energy of the electron is increased 4 times, okay, and the wavelength of the de Broglie's associated would become, okay, so lambda is what? What is the formula for lambda? It is 2m/ke, isn't it? तो इनिशियल केस में वो इस तरीके का होगा. नया वाला जो लैम्डा है उसके लिए क्या लिखेंगे? अंडर रूट ऑफ 2m/ke2, isn't it? अब 2ke2 की जगह क्या लिख देंगे हम लोग? इट विल बिकम व्हाट? 2m, और ke2 की जगह क्या लिख देंगे? 4 times of ke1. नाउ सी, you take out 2, I'm left with 2m/ke1, and this whole is, isn't it lambda 1? So see, if I increase the kinetic energy by 4 folds, the lambda will become what? Won't it become half? Lavish? Yes, ma'am. ठीक है, तो तुम ओवर कॉन्फिडेंस में शायद 4 times कराए होगे. मैम वो फॉर्मूला लगा दिया मैंने h/mv वाला, उसमें हाफ से मल्टीप्लाई डिवाइड करके ऐसे गलत कर दिया. Okay. The number of electrons in d electrons in Fe2+. तो करो, Fe2+ का एटॉमिक नंबर दिया हुआ था 26. कैसे लिखोगे? आर्गन तक कोई डी इलेक्ट्रॉन होता है? No, ma'am. नो डी इलेक्ट्रॉन. फिर उसके बाद क्या लिखोगे? 4s2 and 3d6. So अभी लिखा है Fe+2 का निकालना है, तो फ्रॉम वेयर विल यू लूज द इलेक्ट्रॉन्स? फ्रॉम 4s or 3d? 4s2. So how many d electrons you will have? 6. Is it fine? Ma'am, You? why will we losing ma'am. the electrons from 4s2? I'm Because it is the outermost orbit. The electrons will कहाँ से remove करते हैं? उसी को तो valence electron बोलते हो. क्लास में भी बोला था, यहाँ Value of तो n should be greater. हाँ, From greater value, ma'am, मैंने 3d6 निकाल दिया. वो ma'am. हर बारी बच्चे गड़बड़ करते हैं. क्लास में बोला भी था, प्लीज याद रखना इस चीज को. ठीक है, वो मतलब इट्स नॉट ओनली यू, शुरुआत में बच्चे सिली मिस्टेक्स में करते ही हैं इस तरीके से. गेटिंग इट? Yes, ma'am. Now see, there is another question. Ionization energy of helium ion is given to you as 19.6 into 10 raised to the power कितना दिया हुआ है? -18 joule per atom. They are asking you the energy of the first स्टेशनरी ऑर्बिट फॉर लिथियम आयन, उसके लिए निकालनी है. ठीक है, आंसर सारे पर एटम में दिए हुए, तो मतलब Na से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर पर जूल दिया होता तो कर देना था. अब देखो, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर आयनाइजेशन एनर्जी? वैसे तो क्या होता है 13.6 या 2.18 लिखते, लेकिन हम यहाँ पे लिख देते हैं कांस्टेंट सम के इनटू z²/n² होता है या नहीं होता है? बोलो. Yes, ma'am. ठीक है, अभी यहाँ पर हीलियम के लिए दिया हुआ है, दैट मींस z की वैल्यू हो गई 2, सो इट विल बी राइट 19.6 into 10 raised to the power minus this k into so see over here you will get
2 का स्क्वायर और उन्होंने आयनाइजेशन एनर्जी बोली, दैट मींस पहले ऑर्बिट से निकलेगा इलेक्ट्रॉन. So can you get the value of K? Everyone, did you follow it? Yes, ma'am. मैंने Yes, तो ma'am. ऐसे क्वेश्चंस के लिए बोला था, अगर डेटा क्वेश्चन में दिया हुआ है तो उसी डेटा को यूज करना है. अगर नहीं गिवन होता तो हम अपना कांस्टेंट का वैल्यू यूज करते. एंड देन इफ यू वांट टू फाइंड फॉर लिथियम, सो फॉर लिथियम आयन कैसे हो जाएगा? आयनाइजेशन एनर्जी विल बी इक्वल टू अगेन द कांस्टेंट, जिसकी जगह हम लोग वही इंफॉर्मेशन यूज करेंगे व्हिच वाज गिवन इन द क्वेश्चन इनटू यहाँ पे 9. नाउ कैन यू सॉल्व इट? मैम यस. मैम यहाँ पे हमने n की वैल्यू 1 क्यों ली? क्योंकि हीलियम आयन हैज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 2 2 में से एक चला गया, कितने बचे? 1 1. और 1 और इलेक्ट्रॉन का जो नंबर ऑफ ऑर्बिट होगा वो क्या होगा? फर्स्ट. यस मैम. ठीक है, तो लिथियम में भी 3 थे लेकिन 2 निकल गए, तो n की वैल्यू 1 ही रहेगी कि नहीं? एंड दे हैव सेट ग्राउंड स्टेट, तो ग्राउंड स्टेट मींस व्हाट? इज इक्वल टू 1. कैन यू फॉलो नाउ? यस मैम. Okay, now see Ujjwal का जो क्वेश्चन है. Now see this was also easier. इसमें ये था कि which will have the same number of unpaired electrons. ये शायद numerical का क्वेश्चन है. Which will have the same number of unpaired electrons. So see, it is Fe plus 2, 2 plus Ni. manganese plus 2, chromium plus 2, and Ni plus 2. So atomic number is 26. How will you write it? Argon 3d6 or not? चेक करो. Yes, ma'am. अगेन 2 4s के निकल जाएंगे. दिस विल बी 3d5. चेक इट. नाउ सी इसमें एक्सेप्शन है. दिस इज रिटन एज 4s1 3d5. First electron will be removed from here and another electron will be removed from here. So how many? Did you get it? Yes, ma'am. And then this and 3d8. Now d orbital has how many? Sorry, d subshell has how many orbitals? 5. D subshell has how many orbitals? 1 5. 5. एक मिनट. कहाँ गया? Where were we doing? हाँ. So see from here. 1 minute. Yes, D subshell is going to have, because they're asking us the unpaired electron. So follow Hund's rule. So 6 को कैसे लिखोगे? How will 6 electrons accommodate? First the window seat and then the front seat. So how many unpaired electron? 4. How many unpaired electron? तुम्हें एक फॉर्मूला भी बताया था ना मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का, जिसमें n into n plus 2 करते थे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला. Yes. तो इसलिए अब यहाँ पे देखो 5 है, तो Hund's rule फॉलो करो. तो फर्स्ट यू विल ऑक्यूपाई 1 on the window seat. That means n will be equal to what? How many? 5. Then this is like this. So यहाँ पर 4. So window seats and this is empty. So how many unpaired? 4. 4. And again 8. 2. 1 2 3 4. So 1 2 3 4 5 6 7 and 8. How many unpaired? 2. So how many of them are having same unpaired electrons? 2. Can you get it? मतलब 6 और 4 में same unpaired electrons होते हैं. Similarly, if you go for like 3 and 7 उसमें same होंगे, 8 and 2 में same होंगे, and like that. Can you follow now? Yes, ma'am. So all Ma'am, the you had said that. Ma'am, you had said that there was a formula to calculate number of unpaired electrons. Can you please repeat? No, I did not say that is a formula. I said there is a formula to calculate magnetic moment जिसमें number of unpaired electron की जरूरत पड़ती है. Okay, ma'am. Sorry, ma'am. I missed Okay, that. it's okay. Yes, ma'am. It was something like this: n into n plus 2 h upon 2 pi Bohr magneton. Okay. Yes, ma'am. Thank you.
Shall we move ahead? From the 16th question from the Question article. तो भेजा नहीं तुमने मुझे. Yes, ma'am. I'm sending. Just give me a minute. Yes, ma'am. Yes. Sorry, we got a break in between. So tell me yourself. अभी सारे doubts हो गए? Yes, sir. No, I sent you the questions from some more questions. From 3 of the questions from were all. मैम एक डाउट मैंने भी भेजा था. अच्छा बेटा, अगर वैसा होगा तो डिस्कस करते हैं, क्योंकि नो मैम वो gas टेस्ट का था absorbs the क्वेश्चन. photon, what is the emission is at. बेटा ये तो easy था. देखो जो absorption energy absorbed will be equal to energy emitted. होता है कि नहीं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. अब यहाँ पे Yes. hc अपॉन लैम्डा अब्सॉर्ब, लेकिन इमिट वो 2 के उसमें हो रहा है, तो तुम्हें hc अपॉन लैम्डा 1 प्लस hc अपॉन लैम्डा 2 करना था. कर पाओगे अब? यस मैम. ठीक है, वो बस कम इतना करो. वेवलेंथ का एब्जॉर्ब कर रहा है, ज्यादा वेवलेंथ का. तो बेटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होता है ना, ऑब्वियस सी बात है. समझा कि नहीं? यस मैम. उल्टा तो होगा ही होगा. द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज a नॉट. ओके, देन द डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ ऑफ द, ये मैंने क्वेश्चन क्लास में करवाया हुआ है. कैसे करते हैं? ऑफ थर्ड ऑर्बिट. आई थिंक यू डोंट अटेंड द क्लास प्रॉपर्ली. क्लास में करवाया हुआ क्वेश्चन है. इसके लिए मैंने क्या बताया था तुमको, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा डी ब्रॉगली निकालने के लिए, तो MVR इज इक्वल टू NH अपॉन 2 वाला फॉर्मूला यूज करना. समझा? Yes, Are you ma'am. there? तो R की Yes, वैल्यू ma'am. थर्ड ऑर्बिट के लिए कितनी हो जाएगी? 9a नॉट. देखो, isn't it? And lambda is what? H upon MV. और n की वैल्यू क्या है? 3. तो अब इसको सॉल्व करो, मतलब इसको जस्ट रीअरेंज करो. तो रीअरेंज करेंगे तो H अपॉन MV कैन बी रिटन एज 2 pi R अपॉन N. देखो, हैव आई रिटन इट करेक्टली? जल्दी जल्दी बोलते जाओ. Yes, ma'am. बहुत टाइम दे रहे हैं इसके लिए. अपॉन 3. सो इसको सॉल्व करोगे तो 6 pi A नॉट आएगा या नहीं आएगा? Yes, ma'am. ठीक है. तो जब भी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए डी ब्रॉगली से रिलेटेड हो और उसमें पाई वाली चीज आ रही हो अगर ऑप्शन में, तो तुम्हें MVR इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई से सॉल्व करना है. अब याद रहेगा? Yes, ma'am. Okay, then your 17th question says wave number of first emission line of Balmer series. What is the first emission line? जब N2 की वैल्यू 3 हो और N1 की वैल्यू 2 हो. 3 to 2. और वेव Yes, नंबर बोला है, तो वेव नंबर मींस व्हाट? 1 अपॉन 1 लैम्डा upon lambda. इक्वल टू R. इसके लिए बोला है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोला है, तो Z स्क्वायर 1 हो गया. 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 9. तो सॉल्व कर सकते हो. कितना हो जाएगा? 5 9 5/36 R होगा. यस, ठीक है. अभी Yes, ma'am. then there is another question. अच्छा, ये तो तुम्हारे न्यूमेरिकल का ही क्वेश्चन है. A sample contains calcium 40%, कार्बन उसमें 12% है और ऑक्सीजन है 2 grams. 48% by mass. If the law of proportion is true, then what is the mass of calcium in 5 grams of this? तो बेटा देखो, यहाँ से 100 grams में 40 ग्राम कैल्शियम होता है. देखो, अगर 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लेते हो Yes, तो ma'am. 40, तो 5 ग्राम में कितना होगा? कांस्टेंट प्रोपोर्शन, मतलब रेशियो विल रिमेन कांस्टेंट. सो व्हाट विल बी द रेशियो? कितना हो जाएगा? 2 grams. Yes, ma'am. Yes, getting it. How to do it? Yes, And ma'am. you haven't put your, you have put your name, Shriman. Okay, fine. Is it fine now? Yes, ma'am. Is your doubt answered? Yes, ma'am. Very good. So did we start? I think we started with periodic. Yes, We yes, started ma'am. with periodic. अच्छा, इस Yes, week ma'am. तुम्हारी KVPY की क्लास लगी है ना? yes मैम. ठीक है. तुम्हें क्या करना है, क्लास 10th की प्लेलिस्ट में जाना है, क्योंकि देखो हमारे पास टाइम कम है, पढ़ना हमें ज्यादा है. पूरा 11th पूरा रिवाइज करना है. तो जितने लोग सीरियसली KVPY की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करना ही पड़ेगा. बिकॉज सी
क्लास 11th का पूरा सिलेबस मुझे कराना है इन लेस टाइम, तो जो नहीं भी कर रहे हैं उनको टेंशन की बात नहीं है, उनके लिए एक्स्ट्रा हम लोग करेंगे ही, बट जो कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास टाइम का शॉर्टेज है, तो मैं तुम्हें वीडियोस जो रिकॉर्डेड है मैं बता दूंगी तुम्हें कौन से वीडियोस देखने हैं, थोड़ा सा तुम वहां से देख के आओगे ताकि क्लास में अगर मैं फास्ट मूव करूँ तो तुम फॉलो कर पाओ, ठीक है। तो क्लास 10th की प्लेलिस्ट में जाओगे, वहां पर तुम नॉमेनक्लेचर वाले वीडियोस देखोगे, ओके। एंड कितने वीडियोस देख सकते हो, चलो दो या 1 2 3 वाले देख लेना, हम लोग नेक्स्ट क्लास में नॉमेनक्लेचर ही स्टार्ट करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, इज इट फाइन? ओनली फॉर केवीपीवाई, Yes, ma'am. you will have to give extra effort, okay, even we don't have a choice for that. Now see, if they are giving me a class for 1.5 hour, उसी क्लास में पढ़ाना प्लस क्वेश्चन कराना, इट इज नॉट पॉसिबल। तो तुम जब वीडियो पढ़ के आओगे तो मैं तुम्हें थोड़ा सा, मेरे लिए फास्टर हो जाएगा, मुझे हर चीज लिखनी नहीं पड़ेगी, मैं थोड़ा सा उसको जल्दी जल्दी बताते जाएंगे और उसके बाद हम ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाएंगे, क्योंकि बेसिकली थ्योरी पढ़ाने से ज्यादा इंपॉर्टेंस उस चीज की होती है कि क्वेश्चन तुम सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। जैसे यहाँ पर देखो, जितने भी मैंने डाउट्स आज क्लास में डिस्कस करे, अब ये बताओ, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन तो क्लास 10th 9th के बच्चे को भी आता है ना, बोलो। Yes, ma'am. लेकिन उसको अप्लाई करना नहीं आ रहा, ठीक है ना। ऐसे जितने भी डाउट्स हमने डिस्कस किए हैं, देखो ये फॉर्मूला अपने को आता था लेकिन हम वहाँ अप्लाई नहीं कर पाए, मतलब जितने भी डाउट्स हमने डिस्कस किए मैंने कोई भी डिफिकल्ट नहीं दिया था। जैसे यहाँ पे तुम छोटी सी बात पे कंफ्यूज हो गए कि ये एनर्जी, ये लैम्डा कम आ रहा है, ये ज्यादा आ रहा है, तो यही चीजें ये कैसे डेवलप होती है व्हेन यू डू प्रैक्टिस। सो माय फोकस व्हाइल टीचिंग इज मोर ऑन practice rather than giving you more information, and that's why I give more questions and I am open for doubts, okay। so that is the reason मैं वहां तुम्हारे बैठ करके थ्योरी बताऊं सिंपल सी कि अरे देखो ये लोएस्ट सम रूल होता है, उससे बेटर है आई मेक यू डू केवीपीवाई के क्वेश्चंस। तो उसके लिए थोड़ा स्ट्रैटेजिकली अगर मैं काम करूं तो यही है कि इसीलिए पहले इसे रिकॉर्ड कर दिए थे वीडियोस लास्ट ईयर व्हेन आई गॉट द अपॉर्चुनिटी, कि जब हम इस ईयर केवीपीवाई के बच्चों को तैयारी कराएंगे तो मतलब मेरे लिए भी आसान है और तुम्हारे लिए भी आसान हो जाएगा, जिनको मेहनत करनी है। मैम तो थोड़ा केवीपीआई कट ऑफ कितना होता है? हाँ कट ऑफ आउट ऑफ 100? बेटा अभी उसकी टेंशन लेना बंद करो, पहले सिलेबस तो पूरा फिनिश करो, तुम पहले मुझे 2-3 केवीपीवाई में परफॉर्म करके तो दिखाओ, तब मैं कट ऑफ की बात करूँ ना, ठीक है। When you are going to perform, then only we are going to talk about your cutoff. You should work like this. You should work on this subject. First, we need to see your performance. Okay. Fine now. मैम बायो पूरी 11th 12th की आती है उसमें? For a very perfect information, please go through the last year papers, because even I am not sure, and I don't want to downgrade any subject or something of that sort, because since last year also, last to last year sorry, my batch जो मतलब last year 12th का जो batch था, उसमें से मेरे पास एक student वो भी था जो PCB का था, मतलब he is a medical student, he got selected in medical college also and he got selected for KVPY second stage also, and there is another one, उसका वो PCM से था, उसने बायो नहीं पढ़ी थी लेकिन उसका भी सिलेक्शन हो गया था, एंड ही स्टार्टिंग इन इसरो, उसने तो ले लिया एडमिशन, उसने आईटी छोड़ करके इसरो में ले लिया था Ma'am, एडमिशन। for class 12 students, they have to give KVPI SX area. Yes, so he got qualified in that also, he went Yes, to ma'am. the And for interview। class 11th, they have to give essay, in which yes all essay। four are compulsory. हाँ, so मतलब I know people and I have been seeing people, PCM वालों ने बिना बायो के भी किया है और PCB वालों ने बिना मैथ्स के भी किया है, तो क्या है कैसे स्ट्रैटेजी, उन्होंने मुझे तो यही बोला कि हमें प्रॉब्लम नहीं फील हुई। लास्ट ईयर आई मेड देम टॉक टू द स्टूडेंट्स आल्सो, तो ऐसा कुछ उसने स्पेशल बोला नहीं कि हाँ ऐसा कुछ करना चाहिए, तो नाउ इट्स अपॉन यू टू डिसाइड ऑन दैट, ओके। सो टॉक टू मैम, सी द पेपर्स, सी हाउ मच बायो आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तुम्हें कितने आते हैं कितने नहीं आते हैं, देन आफ्टर गिविंग सम एग्जाम्स ऑफ केवीपीवाई, इफ यू आर स्टैंडिंग गुड इन पीसीएम तो ठीक है, यू कैन अफोर्ड टू गिव अस सुपर व्यू ऑफ बायो, मतलब थोड़ा थोड़ा देख लिया, क्योंकि अगर तुम पीसीएम से कट ऑफ के नियर जा रहे हो तो ये चीजें तुम्हें हेल्प करेंगी, तुम्हारी जेई की प्रिपरेशन भी प्रॉपर चलती रहेगी
और KVPY की भी प्रिपरेशन प्रॉपर चलती रहेगी, कोई टेंशन की बात नहीं है। और स्कूल सिलेबस भी सेम चलता रहेगा, सब चीजें एकदम प्रॉपर चलती रहेंगी, ठीक है। बट अगर तुमने जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हें लगता है कि नहीं कट ऑफ हो रहा है, तो तुम्हें बायो के लिए अगर एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ा, तुम सोचो ना खुद का ही तुम्हारा दिन का 1 घंटा एक्स्ट्रा जाएगा, तो तुम्हें एक्स्ट्रा जाने का मतलब है नाउ यू विल हैव टू कट आउट फ्रॉम योरसेल्फ फ्रॉम अदर डेली एक्टिविटीज, मतलब थोड़ा 1 घंटा सोने का कम करो या कुछ भी कम करो, तो उस या फिर बस में आते जाते अपना टाइम को यूज करो, तो वो मतलब तुम्हें मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट। सो I will leave that decision to you, for you to decide. Okay? Is it fine? अगर तुम्हारी सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस इसमें से ही आ रही है तो इसी पे फोकस कर लो भाई, मैथ्स अच्छा कर लो, वो तो जेई के लिए भी काम आएगा और इसके लिए भी काम आ ही रहा है, ठीक है ना। और इसको थोड़ा कम टाइम दे दो, 15 मिनट दे दो, ऐसे कर लो, ठीक है। और अगर लग रहा है कि इसमें नहीं, मैथ्स में बहुत एफर्ट लग रहा है या फिजिक्स में बहुत एफर्ट लग रहा है और बायो में हम कम मेहनत में ज्यादा कर सकते हैं, तो तुम इसको टाइम दे दो KVPY में और बाद में तुम उसको कवर कर लेना, ठीक है। सो दैट डिसीजन इज, नरेंद्र अवस्थी KVPY में भी मतलब सही रेलेवेंट होगी भाई KVPY में नरेंद्र अवस्थी से बहुत हलवा क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, उतने लेवल पे वो नहीं रीच करते हैं, लेकिन बेसिक्स भी आने चाहिए फिर उसके लिए। ओके फाइन। तो भाई वो तो एक ऐसी बुक है, वो हर एक एग्जाम के लिए हेल्प करती है, चाहे एडवांस तक की बात कर लो। मतलब रैंक मेकिंग स्टूडेंट जो है ना, जो लास्ट ईयर भी प्रथमेश को ले लो या फिर जो और भी स्टूडेंट्स रहे हैं उससे पहले, मतलब समर्थ वगैरह भी रहे हैं, उन सब ने, मुझे याद है फिजिकल में नरेंद्र अवस्थी को छोड़कर, भाई जो मैंने जिनको पढ़ाया मैं उनको ये बोल सकती हूँ, नरेंद्र अवस्थी को छोड़ करके हमने कोई एक्स्ट्रा किताबें नहीं लगाई थी। जब वो लग जाती थी तो हम पास्ट ईयर पेपर्स या दूसरे इंस्टीट्यूट के पेपर्स जस्ट टू चेक आवर रैंक, वो सब हम करते थे। लेकिन इनिशियल स्टेजेस में तो हम नरेंद्र अवस्थी में सफिशिएंट इतने खुद ही दिए हुए हैं कि कहाँ 11th में बच्चा स्कूल के बाद फिनिश कर पाता है, ठीक है। इफ यू आर एबल टू डू, यू आर वेरी गुड, fine. Then there are other sources of doing the questions, so we keep on sharing them once you tell us that. I think I have shared with some of the people, 1 or 2 people, extra things to do. If you are done with Narendra Avasthi, then only piling of books will not help you, ठीक है। अगर लाइब्रेरी बना के तुम्हें मतलब इंफॉर्मेशन हो जाती है, अच्छा मार्क्स आने लगते, तो फिर तुम मतलब एक जो बुक शॉप खोल के बैठे हुए हैं ना, यूनिवर्सल और ये सब, वो सबसे इंटेलिजेंट वो लोग होते हैं, वो IAS क्रैक करके बैठे होते हैं, उनके पास तो सारी इंफॉर्मेशन है। सो पाइलिंग ऑफ बुक्स विल नॉट हेल्प यू, सॉल्विंग ऑफ बुक्स विल हेल्प यू, ओके। एंड नॉट लाइक थ्योरी, जैसे पढ़ते पढ़ते नहीं जाना है, क्वेश्चन जितना सॉल्व करोगे उतना हेल्प करेगा। क्योंकि देखो यहाँ पर ही जैसे ये यहाँ तक तो मुझे लगता है मेजॉरिटी बच्चे पहुंच गए होंगे इस क्वेश्चन में, लेकिन इतनी छोटी सी बात भूल गए। सी हाउ मेनी ऑफ यू स्किप्ड बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल थिंग। Yeah, so the only short key is your practice. Is it fine? Yes. क्या बोल, हाँ ठीक है। Is it fine? So if you not practice, then फिर थोड़ा सा दिक्कत ज्यादा है। थ्योरी पढ़ने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ क्वेश्चंस में डेफिनेशंस नहीं पूछ रहे हैं। That will help you on your board level. They will ask you the application of definitions. So that will help only from the question solving thing. Okay, so that is why I keep on focusing more on question solving. I tell you, I think from the very beginning I told you to solve 10 questions or something in a day, didn't I? Yes ma'am. Right from the very beginning I was focusing, and जिन्होंने इस चीज को फॉलो किया होगा उनको मतलब काफी डिफरेंस समझने में भी और कोप अप करने में भी और मार्क्स में भी हर तरफ डिफरेंस दिख रहा होगा। हाउ मेनी ऑफ यू, बिकॉज वी आर नॉट कनेक्टेड, we are mainly connected virtually, so I can't make out, but tell me frankly, how many of you felt the difference जिन्होंने थोड़ा बहुत भी मेरी बात को फॉलो किया होगा। मतलब मैं ज्यादा नहीं कह रही, तुम 5 ही करो दिन का, लेकिन करो। तो कितने लोगों को लगता है कि उनका क्लास में सिस्टमैटिक प्रिपरेशन और कॉन्फिडेंस बूस्टर और सब्जेक्ट की तरफ थोड़ा इंटरेस्ट, ये सब चीजें इंक्रीज हुआ बाय सॉल्विंग क्वेश्चंस? You are telling me very frankly?
ओके, सो इफ देखो क्वेश्चन सॉल्व होंगे तो सब्जेक्ट अपने आप मजेदार लगने लगेगा। ओके ना, लास्ट क्लास के वीडियोस नहीं। ओके, आई डू इट। अभी उसमें तो तुम्हारी तो लास्ट क्लास में वैसे भी पीरियोडिक चल रहा था ना बेटा, इसमें तो आई डू इट। ओके, shall we proceed? ओके, लास्ट क्लास में हमने लोकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल कर लिया था। डिड यू ट्राई इट योरसेल्फ? 5 things? Yes, ma'am. Some elements, ma'am. You told us to try some elements. So were you able to do it? Yes, ma'am. ओके, अब लोकेशन भी पीरियोडिक टेबल में समझ में आ रही है कि गैप्स वगैरह क्यों छोड़े जाते हैं एंड ऑल सच थिंग्स। गैप्स क्यों आते हैं? Are you able to relate to them? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, एंड ये भी समझ में आ गया ना पूरी तरीके से, वो जो हमारा पीरियोडिक टेबल है वो आउटबाउस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। Yes, ma'am. ठीक है, ओके, सो यू आर क्वाइट क्लोज बाय। सो नाउ लेट्स मूव फर्दर। तो देखो, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था पीरियोडिक टेबल में, ये है हमारा लगभग पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। And then over here below we have 2 rows which are called as what? F block elements. What is the first Lanthanide pair? series and actinide Lanthanide and actinide. What is the atomic number for lanthanide series? From where does it start? 57. 57 में क्या ऐड करें? 57 में क्या ऐड करें? 14, तो कितना बचेगा? कहाँ तक लाई करती है? मैम 70. Yes, 71, 14 ऐड करेंगे ना। और इसका कितना लाइक, ये एक्टिनाइड का क्या होता है? 89 to 100. 89 to 10. यस, ठीक है, ये हो गया हमारे 4F एंड 5F एलिमेंट्स। ओके, देन मूविंग टू द नेक्स्ट वन, ये हमारा इस तरीके से ऐसे डिवाइडेड है, ठीक है। सो ये मैंने तुम्हें बता ही दिया था, ये हम लोग बोलते हैं, ये इसको हम बोलते हैं एस ब्लॉक सीरीज। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर ग्रुप 1 में S1 आता है और ग्रुप 2 में S2 आता है। सो ग्रुप 1 का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे एंड करता है? S1 पे, और ग्रुप 2 का लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एंड करता है? NS2 पे, ठीक है। सो दे आर, these two rows are called as, these two groups are called as S block elements। इसके अंदर कौन कौन आता है? जैसे ग्रुप 1 के अंदर कौन आता है? ग्रुप 1 के अंदर जो भी एलिमेंट्स आते हैं उनको we also called as alkali metals। Why do we call them as alkali metals? Because when they dissolve in water they make strong alkalis। You know what are alkalis? Yes, ma'am. Water soluble bases. मैम हाइड्रोजन से कुछ शायद रिलेशन। Yes, हाँ, sorry, hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium and cesium, these are the elements। and then group 2 के जो elements होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं alkaline earth metals। क्यों बोलते हैं हम alkaline earth metals? because they are also strong alkalis। but अभी हम alkaline, वो alkali word use कर चुके थे, तो नया word चाहिए था ना। वो सब अर्थ से ही अर्थ से ही मिलते हैं। हाँ, and because they are made, they are found in the earth's crust। see, magnesium, calcium, limestone तुम्हारा हो गया, dolomite magnesium में होता है, strontium, barium। so ये सब earth crust में find, even radium, so they are found in, यहाँ पे चाहो तो francium ऐड कर सकते हो, so they are found in earth crust, so that's why we call it as alkaline earth metals। can you follow them? Yes, ma'am. So how many valence electrons does they have? And group 2 will have how many valence electrons? 2 valence electrons.
Two valency. And what are the other properties if I want to write? Don't you think they will be metals? Yes. Yes. They have a tendency of losing electrons. Lose or gain electrons? Yes, they have a tendency to lose electrons. Ionization energy. Yes, so they are called as electropositive element. क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा तो चार्ज कैसा आएगा? Positive. Positive. So they are called as electropositive elements. इनमें से कोई gaseous या liquid state में exist करता है? Like apart from hydrogen. कौन सा? कोई भी नहीं exist करता. So they are hard metals, isn't it? Well, you can say on moving down the group, hardness increases. Sodium is soft; it can be cut with a knife. You know it. मैम सीजियम भी तो करते हैं। सीजियम Not exactly. So as you move down the group, hardness जो होती है वो थोड़ी बढ़ती चली जाती है. Okay, they are strong bases, isn't it? Isn't it all these properties? Yes. Now let us talk about P block. तो P block कौन से ग्रुप से लाई करता है? 13 to 18. Yes, ग्रुप 13 से लेकर के ग्रुप 18 तक, मतलब बीच में आएगा ग्रुप 14, 16, ग्रुप 17. ठीक है, तो अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? इसके लिए क्या हो जाएगी? NS2 NP1. इसके लिए क्या होगी? NS2 NP2, NS2 NP3, NS2 NP4, NS2 NP5, and this is NS2 NP6, isn't it? कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे? Yes. यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7 and यहाँ पे 8. Did you follow till here? Yeah. अब मैं तुम्हें एलिमेंट्स बताना स्टार्ट करूं तो देखो इसके होते हैं बोरॉन, एल्यूमिनियम, कुछ कुछ बताती हूँ, पूरे नहीं बता रही अभी. ठीक है, गैलियम, इंडियम. ठीक है, यहाँ पे कौन होता है? कार्बन. फिर कौन आता है? बोलो जल्दी से. Silicon. यस. टिन, लेड. देन यहाँ पे कौन आएगा? नाइट्रोजन, फास्फोरस, एंटीमनी, बिस्मथ. ठीक है, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ. फिर यहाँ कौन आता है? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम. ठीक है, यहाँ कौन आता है? क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. यहाँ कौन आता है तुम्हारे पास? ये हीलियम आता है, बट मैं क्योंकि सेकंड पीरियड से लिख रही हूँ तो मैं हीलियम, फिर आर्गन, देन जिनॉन, देन क्रिप्टन. ठीक है, सो नाउ सी योरसेल्फ कि सी वेयर आर गैसेस प्रेजेंट. ऑक्सीजन इज अ गैस, nitrogen is a gas. Yes, ma'am. All these all are gases, isn't it? Yes, ma'am. Fluorine and chlorine are gases. ठीक है. Then के बाद xenon आता है. हाँ, sorry. Krypton, xenon. ठीक है. Then liquid में कौन exist करता है? Bromine is a liquid. Bromide and mercury. Yes. Then ये देखो ये solid हो गया. बाकी चीजें जो भी हैं, कार्बन सॉलिड हो गया, ये सब देखो. सो कैन आई से पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं? देखो एस ब्लॉक में तो नहीं एग्जिस्ट कर रहे थे. देखो एस ब्लॉक में एग्जिस्ट कर रहे थे क्या कोई भी नॉन मेटल? No, ma'am. नहीं एग्जिस्ट कर रहे थे ना. तो जितने भी तुम्हें नॉन मेटल्स पता है आज तक, ठीक है, देखो उसमें से ज्यादातर यहाँ पी ब्लॉक में एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं? See, this is a non-metal, this is a non-metal, this is a non-metal, 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 non-metal. Yes. Isn't it? So can I say all the metal, non-metals and metalloids, वो कौन से ग्रुप की प्रॉपर्टी है? कौन से ब्लॉक की प्रॉपर्टी है? P block. P block. Okay. तो all the non-metals, जितने भी पीरियोडिक टेबल में non-metals हैं and जितने भी metalloids हैं, they exist in P block. ओके और जितने भी पीरियोडिक टेबल में आज तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं जो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं या फिर लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब अपार्ट फ्रॉम मर्करी एंड गैलियम,
सॉरी मरकरी, वो जनरली कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, कौन से ब्लॉक में एग्जिस्ट करते हैं? The elements who are existing in gaseous and liquid state, उसी नॉन मेटल्स मैंने बोल ही दिया, तो ऑब्वियसली वो गैशियस या लिक्विड स्टेट में होंगे, तो वो कौन से ब्लॉक में लाई कर रहे हैं? P block. यस एंड अब इसके बाद की तुम प्रॉपर्टीज और लिख सकते हो। जो नॉन मेटल्स होते हैं दे आर जनरली व्हाट? Electronegative. And see oxygen, fluorine and everything, they have a tendency of gaining the electrons or not? Yes, ma'am. Okay, so they have tendency to gain electrons. और अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे तो हमारे ऊपर चार्ज कैसा आएगा? What type of charge you will get? Negative. So such an element is called as, क्या लिखें? जैसा चार्ज आता है वैसा ही नाम होता है, so you'll call it as electronegative element. जिसके ऊपर पॉजिटिव आ रहा था तो पॉजिटिव, जिसके ऊपर नेगेटिव आ रहा था तो इट इज कॉल्ड एज। जितने भी एलिमेंट्स गैसियस और लिक्विड स्टेट में होते हैं वो सब पी ब्लॉक में प्रेजेंट है, एक्सेप्ट फ्रॉम मर्करी यू कैन से एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, देख लो तुम कोई भी याद करके बताओ जो एलिमेंट गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है या लिक्विड स्टेट में, देखो वो पी ब्लॉक का पार्ट है या नहीं है, इसीलिए मैंने मेजर एलिमेंट्स लिख दिए यहाँ पे। कैन यू रिकॉल? यस मैम। देखो वो सब इसमें पार्ट आ इसके पार्ट में। हाँ मरकरी कहाँ था बेटा, मैंने बोला बार बार बोला, ये थर्ड या फिफ्थ टाइम मैं रिपीट कर रही हूँ, अपार्ट फ्रॉम मरकरी। डिडंट आई रिपीट इट? मैं पूछा मैम कहाँ पे? हाँ मेजॉरिटी लिखा है, मेजर मेजर मेजर। अब सही है? यस मैम। ठीक है, तो दे आर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट्स। तो ये ऑब्वियसली सॉफ्ट होंगे, फ्लूइड्स होंगे, ये सब चीजें इसमें लिख सकते हैं। बैड कंडक्टर्स होंगे, जो भी तुम्हें नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज बताई गई हैं वो सब यहाँ लिख सकते हैं कि नहीं पी ब्लॉक में? टेल मी, कैन बी राइट देम और नॉट? Yes, ma'am. Other people, do you agree or not? Yes, ma'am. Yes. ठीक है, तो group 18 elements have a complete octet, so they are known as what? What they are known as what? Inert gases or noble gases, because they do not react. Okay, reactivity तब ज्यादा होती है जब आपके पास खाली जगह हो, जब जगह ही खाली नहीं है तो फिर reactivity नहीं होती है। ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उनको हम लोग क्या बोलते हैं जनरली? Halogen. Space to write over here. Yes, so I will write it over here. So this is your inert gases ka group. This is called as your halogens. Okay, then this is called as chalcogens. Group 16 या ऑक्सीजन फैमिली जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं chalcogens. ओके, ग्रुप 15 को बोलते हैं निकोजेंस। निकोजेंस, ओके, PNICOGENS। ग्रुप 14 का कोई नाम नहीं होता है, इसको बोलते हैं कार्बन फैमिली, मतलब कार्बन की फैमिली। वैसे तो निकोजेंस को भी तुम नाइट्रोजन फैमिली या चाल्कोजेंस को भी ऑक्सीजन फैमिली बोल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। फ्लोरीन को फ्लोरीन फैमिली, हैलोजेंस को फ्लोरीन फैमिली बोल सकते हो, बट हम लोग ऐसे भी बोलते हैं। And group 13 elements are called as boron family. Did you follow till here? Did you follow till here? Yes, ma'am. अब देखो डी ब्लॉक। डी ब्लॉक, तो डी ब्लॉक कौन से ग्रुप में लाई करता है? Group 3 to 14.
3 to हाँ 3 to 12, 12. isn't it? ठीक है. It will have how many groups? 10. Yes. इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? NS2 तो लिखना ही लिखना है. फिर N-1 कहाँ से कहाँ तक? 3D1 to 3D10. जिसमें एक्सेप्शन क्या होता है? D4 और D9 नहीं लिखा जाता. For D4 we write what? For D4 what do you write? NS2 D हाँ, NS1. NS1 yes. NS1 D5. D5 Yes, and for D9 we write NS1 3D10. Isn't it fine? Yes. तो अगर हमें जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखनी हो तो इन दोनों को क्लब करके लिखें तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगी कि हमें नहीं पता, हो सकता है जनरली NS2 रहता है लेकिन 1 भी रह सकता है और 2 भी रह सकता है और N-1D की वैल्यू क्या रहेगी? 1 से लेके कहाँ तक वैरी करेगी? 1 से लेकर के 10 तक. Yes, but क्या नहीं आएगा? D4 and D9 not exist. Isn't it? Isn't it the general configuration? Yes. Isn't it? NS1 या 2 कुछ भी हो सकता है और D की वैल्यू 1 से 10 तक जाएगी जिसमें से D4 और D9 नहीं आने हैं. Can you follow? Yes. Okay, fine. So this is the way. So see all the metals जितने भी हैं तुम्हारे iron और name other metals. Name some metals. Copper. More gold, silver, platinum. Where do they exist? D block. Yes. जितने भी हार्ड मेटल्स हैं ना जिनमें डक्टिलिटी आती है जिनसे हम वायर्स बनाते हैं, सोनरस होते हैं, उस टाइप के जो ये एस ब्लॉक वाले मेटल्स थे वो थोड़े सॉफ्ट होते थे, उनको हम वायर्स बनाने में नहीं यूज करते. देखो, isn't it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो यहाँ पर उनको वायर, बट जितने भी हार्ड मेटल्स हैं जिनसे हमने मेटल्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, मतलब सोनरस और डक्टाइल, मैलिएबल, वो सब यहीं पर एग्जिस्ट करते हैं, गुड कंडक्टर्स. isn't it? मैम जो NS1 और 2 लिखा है मुझे फिर समझा दीजिए. बेटा D4 और D9 नहीं लिखते हैं ना, तो D4 को किस में कन्वर्ट कर देते हो? NS1 3D5 में. Yes, ma'am. Isn't it? 3D नहीं लिखना है, N-1 लिखना था, माय मिस्टेक. वो तुम्हें समझाने के लिए मैं कर रही थी. तो वही चीज है कि S की वैल्यू 1 और 2 दोनों हो सकती है. Now did you get it? Yes. According to Aufbau तो ये होना चाहिए, लेकिन to show extra stability of half filled and fully filled, D4 converts to D5 and D9 converts to D10, taking one electron from S subshell. Yes, ma'am. तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है? जनरल फॉर्मूला जो हर एक चीज पे वैलिड हो जाए. तो इसीलिए हमने लिखा है NS1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है. 1 कब होगा? जब तुम D4 या D9 लिखोगे, अदरवाइज 2 ही चलेगा. नाउ कैन यू फॉलो? मैम वो NS2 वाला आबाउ प्रिंसिपल के लिए. यस, होता तो वैसे ही, होना तो वैसे ही चाहिए था, लेकिन डिस्टेंस कम हो जाता है. इलेक्ट्रॉन्स कैन जंप फ्रॉम वन सबशेल टू अनदर सबशेल. Yes. बताया था ना कि ये फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, लेकिन बीच में फ्लोर बना दी जाए तो कम एनर्जी लगेगी ट्रांजिशन होने में. Yes, ma'am. दैट्स व्हाई इट इज हैपनिंग. 4s से इलेक्ट्रॉन 3D में जाता था. Yes, ma'am. कैन यू रिलेट टू इट नाउ? Yes, ma'am. ठीक है. सो अब देखो, P जो D सबशेल होता है वो हमेशा S और P के बीच में लाई करता है. Yes. D block lies between S block and P block. अच्छा तुम्हें बताओ क्या बोला जाता है? तुम बड़े बच्चे हो गए या छोटे बच्चे हो? What do you people call you? Grown ups or small? According to situation. Yes, that's what I wanted to listen. जब कुछ गलती हो जाती है तो तुम छोटे हो,
ठीक है, अदरवाइज तुम बड़े हो गए हो। तो वही चीज है यहाँ पर, ये क्या है, एस ब्लॉक और बी, मतलब बिकॉज यूर इन अ ट्रांजिशन फेज, डोंट यू थिंक यूर अ ट्रांजिशन फेज फ्रॉम अ चाइल्डहुड टू यूर अ टीनेजर, यूर इन अ ट्रांजिशन फेज फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडल्टहुड, isn't it? Yes, ma'am. See, your voice is changing and everything, there are a lot of changes going inside you, because you're in a transition change, you are becoming from a child to an adult, so you're in a transition phase. So इसी तरीके से D ब्लॉक जो होता है, क्या होता है, S ब्लॉक और P ब्लॉक के बीच में लाई करता है, मतलब मेटल से नॉन मेटल्स वाली प्रॉपर्टीज के बीच में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? कैन यू गेट इट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो दैट मीन्स वो तुम्हारी स्टेज वाले एलिमेंट्स ही हैं, जिस स्टेज पे तुम हो अभी उसी स्टेज के, तो दिस इज आल्सो कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। कैन यू गेट इट? Yes, ma'am. तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की डेफिनेशन क्या होती है? जिनका डी सबशेल इनकम्प्लीट हो, isn't it? Which have what is the definition of D block Incomplete element? D. Yes, which have incomplete D subshell, D isn't subshell. it? बट अगर हम वही चीज D10 वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए करें या फिर ग्रुप 12 के इलेक्ट्रॉन्स के लिए करें, ग्रुप 12 के एलिमेंट्स के लिए करें, उसमें कौन आता है? जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। मरकरी। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? जैसे जिंक की लिखोगे तो लिखोगे 4s2 3d10, इसकी क्या लिखोगे? 5s2 4d10, इसकी क्या लिखोगे? 6s2 4f14 and 5d10। अब बोलो, does it have incomplete D subshell? नो मैम। No. So they have complete D subshell. ओके तो ज्यादातर बच्चों के दिमाग में होता है कि जिंक, कैडमियम, मरकरी को भी ट्रांजिशन एलिमेंट में वो काउंट करते हैं, लेकिन बिकॉज द डेफिनेशन सेज व्हाट इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट, जिसका डी सबशेल इनकम्प्लीट हो, बट इनका डी सबशेल कंप्लीट होने के कारण ग्रुप 12 के जो एलिमेंट्स होते हैं, दे आर दे ट्रांजिशन एलिमेंट और नॉट द ट्रांजिशन एलिमेंट? नॉट ट्रांजिशन। Not the Not transition. transition. And this is one of the very popular question which students tend to do incorrect. Can you follow now? Yes. Very मीन्स ये popular question. डी ब्लॉक एलिमेंट्स में नहीं काउंट किया जाता है। क्या चीज? नहीं, डी D ब्लॉक में काउंट किया जाता है, लेकिन ट्रांजिशन में नहीं काउंट किया जाता है। डी ब्लॉक में तो प्रेजेंट ही है, लेकिन ट्रांजिशन नहीं है। ट्रांजिशन का मतलब है जो एस और पी के बीच में लाई करे। एस और पी के बीच में कब लाई करेगा? जब तुम्हारा डी इनकम्प्लीट होगा। ठीक है, गेट इट? ट्रांजिशन। बट इसका ट्रांजिशन कंप्लीट हो चुका है क्योंकि इसका डी कंप्लीट है। देखो यस मैम। मैम तो कॉपर को भी मिलेंगे कॉपर क्योंकि का भी उसका ऐसा ही होता बेटा उसका D9 कॉन्फ़िगरेशन है, वो तो उसने गलती से D10 ले लिया है ना, असली में तो D9 है ना। ओके तो इनकम्प्लीट डी सबशेल का मतलब है D1 से लेके जिसका D9 तक है वो ट्रांजिशन में आएगा। गेटिंग इट नाउ? है। Yes. ओके। ठीक है, और देखो क्या होता है, जैसे ये हमारा न्यूक्लियस है, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये आउटर मोस्ट शेल है सबसे लास्ट, जैसे 4s तुम बोल रहे थे ना, तो ये आउटर मोस्ट शेल है। तो आउटर मोस्ट शेल में केमिस्ट्री की लैंग्वेज में इसको क्या बोला जाता है? वैलेंस शेल। कैन यू फॉलो? Yes. यस जो सबसे बाहर है उसको हम बोलेंगे वैलेंस शेल। उसके जो अंदर लाई करता है, मतलब वैलेंस शेल के अंदर जो लाई करता है उसको हम बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल। और जो उसके भी अंदर लाई करता है उसको हम क्या बोलते हैं? एंटी पेनल्टी। यस, इनर पेनल्टीमेट शेल, मतलब पेनल्टीमेट के भी अंदर लाई करने वाला। कैन यू फॉलो टिल हियर? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, तो लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे ये n है तो n-1 को हम पेनल्टीमेट बोलेंगे और n-2 को हम इनर पेनल्टीमेट बोलेंगे। ठीक है, Yes, ma'am. ठीक है, तो लेट्स मूव फर्दर। सो टेल मी योरसेल्फ, तो जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, तो देखो थर्ड शेल क्या कंप्लीट होया था कि फोर्थ शेल आ गया? वाज थर्ड शेल कंप्लीट? यहाँ देखो थर्ड शेल इनकम्प्लीट रह गया था, ये कंप्लीट हो गया था कि फोर्थ शेल ने एंट्री मार ली? इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट रह गया था ना। Yes, ma'am. तो Yes, ma'am. डी ब्लॉक एलिमेंट्स मतलब क्या? दे हैव व्हाट? इनकम्प्लीट
penultimate shell. Can we write like this? D block element means if they have incomplete penultimate shell. सी किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, जैसे आयरन का ही लिख लो, तुमने अभी भी किया है, तो आयरन के लिए क्या हो जाएगा? आर्गन, मतलब प्रॉपर लिख लोगे तो प्रॉपर में लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6. थर्ड शेल कैन अकोमोडेट 18 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन क्या उसके 18 हो रहे हैं? No, ma'am. No. Don't you think it has got incomplete penultimate orbit? इसका बैलेंस ऑर्बिट Yes. कौन सा है? फोर्थ ऑर्बिट, एंड पेनल्टीमेट थर्ड है. थर्ड क्या Yes. कंप्लीट हो गया है, इनकम्प्लीट है? Incomplete. यस, ठीक है. So see in general in configuration here, isn't it you are writing n-1? n-1 क्यों लिख रहे हो? क्योंकि ये इनकम्प्लीट चल रहा है. Incomplete penultimate orbit. Can you follow now? Can you follow now? Yes. Okay. And then the last block elements कौन से बचे हमारे पास? F block. F block. तो F block की जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे? NS1 और 2 depending upon the case. Then F कौन सा आता है? n-2 Minus Yes. 2. और ये कहाँ से कहाँ तक जा सकते हैं? 1 to 40. 1 to 40. एंड समटाइम्स क्योंकि स्टेबिलिटी का फैक्टर ज्यादा आ जाए तो n-1d भी लिखा जाता है. ठीक है, तो दिस इज द जनरल कॉन्फ़िगरेशन. 0 और 1 स्टेबिलिटी के हिसाब से हम लोग ऐसे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को दिखते हैं. तो नाउ टेल मी n-2 मतलब कौन सा सबशेल इनकम्प्लीट है? सॉरी, कौन? Anti-penultimate. यस, सो Inner इनर penultimate. पेनल्टीमेट इज इनकम्प्लीट. तभी तो देखो 6 पीरियड के साथ या 6s2 के साथ f कौन सा चलता है? 4f14. 7s के साथ 5f. ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? What is this called as? Lanthanide. Actinides. Actinide. Yes, very good. And where is the atomic number varying from? 57 to 71. 7 to 71. From 18 where? 3. 57 to 71. For 4f series, from where do they vary from? 57 to 71. 7 to 70. And this one? 89 to 103. 89 to 103. Yes. And these all are elements are radioactive. तो इनकी इसलिए ज्यादा स्टडी हम लोगों ने की नहीं है. Okay. And next thing, इनकी लोकेशन क्या होती है? ये कौन से पीरियड में लाई करता है? ये 6th पीरियड में लाई करता है. और एक्टिनाइड सीरीज कौन से पीरियड में लाई करता है? 7th period. लेकिन ग्रुप कौन सा होता है? Third group. ग्रुप 3. और ये किसके साथ होता है? Along with D1. Can you get it? Yes, ma'am. यहाँ तक क्लियर Yes, है अभी? यहाँ तक क्लियर है? Yes. ठीक है. नेक्स्ट देखो, अब क्या हो गया? जैसे बहुत सारे एलिमेंट्स 118 एलिमेंट्स हो गए, अब ऐसे ही फ्यूचर में इनफाइनाइट एलिमेंट्स हो जाएंगे. तो क्या हम उनका नाम अच्छे से लर्न कर पाएंगे? Will it be easier for us to learn the names? No. So इसलिए एक शॉर्टकट तरीका या फिर IUPAC, you know what is IUPAC? जैसे हमने ऑर्गेनिक में नॉमेनक्लेचर किया था ना एलिमेंट्स का. Yes, ma'am. ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोगों ने 100 के ऊपर के जो एलिमेंट्स है, जो मैनमेड एलिमेंट्स हो गए थे ज्यादातर,
उनका हमने दो तरीके से नॉमेनक्लेचर किया, एक तो अपने तरीके से किया और एक जिस साइंटिस्ट ने उसको डिस्कवर किया उसके हिसाब से किया। तो जब हम IUPAC के हिसाब से करते हैं तो क्या होगा, जो हमारा एटॉमिक नंबर होगा वो कहाँ से कहाँ लाई करेगा, उसमें डिजिट्स होंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, तो 0 को हम क्या बोलते हैं, निल। Nil. 1 को क्या बोलते हैं, उन। 2 को क्या बोलते हैं, बाय। 3 को क्या बोलते हैं, ट्राई। 4 को क्या बोलेंगे, क्वाड। 5 को क्या बोलेंगे, पेंड। 6 को क्या बोलेंगे, हेक्स। 7 को सेप्ट। 8 को ऑक्ट एंड 9 को नॉन, सॉरी एन। Yes, ma'am. एन, माय मिस्टेक। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है, तो अपना जो भी तुम्हारे डिजिट्स आ रहे हैं उनका नाम यहाँ से लेना है और उसके बाद उसमें सफिक्स कर देना है। क्या सफिक्स करना है, IUM, लाइक नेम एनी, नेम, गिव एनी एटॉमिक नंबर। 118. 118। तो देखो कैसे लिखेंगे हम लोग इसका नाम, तो 1 स्टैंड्स फॉर व्हाट, देखो यहाँ से उन, अगेन देयर इज 1, तो 1 इज कॉल्ड एज उन, and then 8 stands for what, oct, and then IUM. Okay, did you follow? Yes, ma'am. तो जो भी डिजिट्स आ रहे हैं उसके हिसाब से उनका नाम कर देना। और पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो जिस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया तो उसका नाम भी लिखा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं 104, तो 104 कैसे लिखोगे, 1 को क्या बोलोगे, उन। 0 को क्या बोलोगे, निल। 4 को क्या बोलोगे, क्वाड, एंड देन EM, IUM। और ये किसने डिस्कवर किया था, रदरफोर्ड ने। सो इट इज आल्सो कॉल्ड एज रदरफोर्ड का नाम सफिक्स्ड विद IUM। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल 102 लिखो, उन निल बाय, यस बाय, एंड देन UM। और ये किसने डिस्कवर किया था, नोबल ने, तो इट इज कॉल्ड एज नोबलियम। कैन यू फॉलो नाउ? 101 मेंडेलियम, मेंडेलीव ने डिस्कवर किया था तो मेंडेलीवियम। yes ma'am ठीक है, बोर ने 107 डिस्कवर, इनऑर्गेनिक का भी पूछा जाता है मैम IUPAC में, मतलब 100 के ऊपर, 100 के ऊपर। ओके, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, उन निल। 7 के लिए क्या यूज करते हो, सेप्ट, and then IUM, and it was discovered by Bohr, so it is also called as Bohr IUM, Bohrium। ठीक है, can you go follow now? Ma'am, can you move to the previous page for a second? Okay, ma'am. मैम 7 को हेफ्ट भी तो लिखते हैं क्या मैम, 7 वो ऑर्गेनिक में लिखते हैं। मैम 102 वाले में एक ही आई लगा है, हाँ बाय का भी एक आई क्या, मैम 102 वाले में एक बाय का भी आई होगा और एक EM का भी। नहीं, 2 आई नहीं आएंगे एक साथ। ठीक है, जैसे ट्राई UM लिखोगे 2 आई नहीं आएंगे एक साथ। ऑर्गेनिक में भी होता था ना, एल्केन, फिर ऑल लिखते तो ई, और ऑल में से ई कट जाता था कि नहीं। यस मैम। Can you follow the nomenclature? Yes. ठीक है, अब तुम्हारे पास क्या पार्ट रह गया है, जेनेसिस। तो जेनेसिस में देखो मैं जल्दी जल्दी बता देती हूँ, तो वो तो तुम लोगों ने पढ़ा ही होगा। जेनेसिस मतलब कैसे पीरियोडिक टेबल डेवलप हुआ था। ठीक है, तो अब ये रीडिंग भी कर सकते हो। तो जेनेसिस में क्या आता है, सबसे पहले आए थे, कम एलिमेंट्स होते थे तो आए थे डॉर्बेनियर ट्रायड्स। व्हाट आर डॉर्बेनियर ट्रायड्स, उसने 3 एलिमेंट्स ऐसे लिए जिनकी सेम प्रॉपर्टीज थी, और जब उनका एवरेज लेता था तो वो जो थर्ड के एटॉमिक मास का एवरेज। यस ठीक है, तो उसकी वजह से उस वे में एक
प्रॉपर उसका वो आया। जैसे फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 40, इसका है 137। तो जब उसका एवरेज लिया 40 और 137 का, तो कितना आएगा? 88.5, which is the atomic mass of this, and they show same properties. Can you follow how did he do? तो 3 एलिमेंट्स को करा था, तो इसलिए इसको ट्रायड्स बोला गया। ओके नाउ, ओके नाउ, Yes. ठीक है। बट ये जब ज्यादा एलिमेंट डिस्कवर हो गए तो ये फेल हो गया। फिर उसके बाद आया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ऑक्टेव्स क्या होते हैं? व्हाट इज ऑक्टेव? म्यूजिकल नोट्स के ऊपर था मैम। हाँ, तो जैसे हमारे म्यूजिक में 8 नोट्स होते हैं, बिकॉज ही वाज अ, मतलब उसको पियानो, मतलब म्यूजिशियन ही था, पियानो बजाता था, तो उसने बस उसी वे में, जैसे सारे गामा होता है तो सा क्या होता है, बार बार रिपीट होता है ना, तो उसने भी क्या किया, 8 एटॉमिक वेट के हिसाब से एलिमेंट्स को अरेंज किया, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो उसने भी 8 के फॉर्मेट में अरेंज किया, 4, 5, 6, 7, 8, and then 8th and the first element is repeated. Like if I arrange lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen and then fluorine, क्योंकि उस टाइम पे इनर्ट गैस डिस्कवर नहीं हुई थी, तो क्या करे 8th में, क्योंकि नोट तो 8 का होता है, तो इसलिए उसने 8th एंड फर्स्ट, जैसे सारे गामा लिखते हो तो सा 2 बार रिपीट होता है, तो म्यूजिकल नोट की तरह उसने इसी वे में कर दिया। देन अगेन मैग्नीशियम, then aluminium, silica, phosphorus, sulfur, chlorine, and then क्या, potassium, फिर यहाँ पे वापस रिपीट कर दिया। ठीक है, every 8th element. yes. So this way he started it, because the noble gases were not discovered, but later on ज्यादा एलिमेंट डिस्कवर हुए तो उनके लिए भी जगह नहीं बची। Can you follow? Valid until calcium. Calcium तक valid. हाँ, ये जो है इट इज वैलिड टिल कैल्शियम। ओके, क्योंकि बाद में तुम्हें पता ही ना, मैजिक नंबर्स में 18 एलिमेंट्स का डिफरेंस आता है, Yes, sir. इसलिए वो वैलिड नहीं हुआ। फिर कौन आया? फिर एक साइंटिस्ट आया, उसका नाम था लूथर मेयर। उसने कर्व प्लॉट किए। ओके, सो ही प्लॉटेड अ कर्व बिटवीन एटॉमिक वेट एंड वॉल्यूम। ऐसे कर करके उसने कर्व प्लॉट किया। तो जब उसने कर्व प्लॉट किया, तो जो कर्व था ना, कुछ इस तरीके से आना स्टार्ट हुआ, जैसे ये है, फिर पीक जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर पीक जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर पीक से जाएगा, फिर ऐसे आएगा। तो उसने ये देखा कि एलिमेंट्स है ना, सेम टाइप के जो प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स थे वो सेम लोकेशन पे आ रहे थे। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो जैसे ये पीक्स जो है, जैसे यहाँ पे लिथियम आया तो यहाँ पे सोडियम आया पीक पे, फिर यहाँ पे कौन आया, पोटेशियम आया, फिर यहाँ पे पीक पे कौन आया, रुबीडियम आया, फिर यहाँ पे पीक पे कौन आया, सीजियम आया। मतलब सेम टाइप के जो एलिमेंट्स थे वो सेम लोकेशन पर ही आ रहे थे। जैसे यहाँ पर फ्लोरीन आ रहा था, तो यहाँ पे पीक जहाँ पे एंड कर रही थी वहां क्लोरीन आ रहा था, फिर यहाँ ब्रोमीन आ रहा था, और फिर आयोडीन आ रहा था। डिड यू फॉलो? Yes, ma'am. ठीक है। सो जनरली यहाँ पर जब उसने देखा कि सेम टाइप के एलिमेंट सेम टाइप के प्रॉपर्टीज ऑक्यूपाई कर रहे थे, जैसे एल्कली मेटल्स कहाँ पे जा रहे थे, Peak पर. यस, ठीक है, दे वर ऑक्यूपाइंग दी पीक्स। और जितनी भी डिसेंडिंग पोजीशंस थी ना, ये जैसे यहाँ पर ये कौन ऑक्यूपाई कर रहा था, बिल्कुल जो ड्रॉप वाली पोजीशन थी वो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स ऑक्यूपाई कर रहे थे। ओके, सो डिसेंडिंग या फिर कह लो alkaline earth metals were occupying the descending, मतलब सबसे lowest position. ओके, एंड जो हैलोजेंस हैं वो देखो ascending position occupy कर रहे थे। कैन यू फॉलो? Yes. बट ये कर्व थोड़ा स्टडी करना। तुम देखो वैसे भी कर्व वाले क्वेश्चन से डरते हो कि नहीं डरते हो? जनरली ऐसा होता था कि नहीं, कर्व देख के डर लगता था। यस, कर्व का स्टडी करना भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, हमें टेबल स्टडी करना बहुत इजी लगता है, तो इस वजह से इसका भी जो कर्व वाला चीज था वो डिस्कार्ड कर दिया गया। इज इट फाइन? Yes, ma'am.
फिर उसके बाद कौन आया? मेंडलीव। ठीक है, अब जो मेंडलीव है और जो उसके ड्रॉबैक्स हैं और क्या हम उसका जो मतलब रेक्टिफिकेशन था वो तो मैंने बता दिया तुमको शायद मूजलेज वाला। ठीक है, बट उसमें भी जो क्योंकि उसने पहली बार टैबुलर फॉर्म दिया और ये सब दिया तो उसको भी ट्रिब्यूट देना बनता है, बट उसके लिए हमें थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा चाहिए, तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, टुडे नाइट आई विल ट्राई टू अपलोड ऑल द वीडियोस। ओके मैम। हाँ मैम, ये लूथर का एटॉमिक वेट वर्सेस वॉल्यूम था। यस, ओके, इसीलिए तो आगे तक स्टडी नहीं कर रहे हैं हम लोग अभी। ठीक है, सो कीपिंग इट टिल हियर बिकॉज अभी तुम्हारा नेक्स्ट क्लास भी है, so I'm keeping it till here. We'll continue in the next class and we'll start with the periodicity also. Okay, Thank you, ma'am. thank you everyone.